अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फ़राज़ हुसैन। नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंतकामी सियासत को ख़त्म करना है तो फिर 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाएं और इंतकामी सियासत को ख़त्म किया जाए। जो रुझान पैदा हो चुका है इंतकामी सियासत का, इसको ख़त्म करना चाहिए और इस हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो किसी से भी सियासी इंतकाम नहीं लूँगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो वो सियासी इंतकाम लेगा। और उसी के साथ साथ आज लाहौर हाई कोर्ट की जानब से बानी पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अबूरी ज़मानतों के हवाले से जो फ़ैसला महफूज किया था वो सुनाया और बानी पीटीआई के 9 मई के 7 मुकदमात में जो अबूरी ज़मानतें थी वो बहाल कर दी हैं। याद रहे कि ज़मानतों को अदम पैरवी की वजह से खारिज किया गया था। और उसी के साथ साथ अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए तो उनके जो रहनुमा है अलीम खान साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, लेकिन उनके पास निशान ना होने की वजह से उनके जो उम्मीदवार हैं वो मुतहरक नहीं है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। और कई आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हमारा जो है रब्ता भी हो चुका है और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम आपके पास ही आएंगे। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता चलूँ कि पंजाब में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। महकमा दाखिला की जानब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार वारिस रज़ा साहब और रज़ा सैयद साहब और उनके साथ सफ़ीना खान साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो इंतकामी सियासत का जो रुझान है वो बहुत बढ़ चुका है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और क्या आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिलता है, इक़्तिदार में आते हैं, तो वो एक दफ़ा फिर इंतकामी सियासत को फ़रोग़ देंगे? वारिस वारिस साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 वारिस साहब। जी जी फराज वारिस साहब, पूछें पूछें। वारिस साहब, सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि अगर मियाँ साहब को दोबारा इक़्तिदार में अगर वो आते हैं तो क्या वो सियासी जो मतलब कि इंतकामी सियासत है उसको फ़रोग़ देंगे? फराज, आपकी आवाज कट रही है। आप आपकी आवाज कट रही है, मुझे सवाल आधा समझ में आया। सर वारिस साहब, आपको अगर आवाज़ क्लियर आ रही हो तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ, जैसे आज बिलावल साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा तो वो इंतकाम लेगा, सियासी इंतकाम लेगा दूसरी सियासी जमातों से। तो क्या आप समझते हैं कि अगर उनको इक़्तिदार में अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, अगर वो हुकूमत बनाते हैं, तो वो सियासी इंतकाम लेंगे, इसको फ़रोग़ देंगे, या फिर ये सब कुछ ख़त्म करेंगे, वो मुल्क के लिए आगे बढ़ेंगे? राहुल से पहले तो ये पूछना चाहिए कि वो किससे मुखातिब है कि सियासी इंतकाम लेंगे। सियासी इंतकाम जो है ना, वो आवाम से तो नहीं लिया जाता। सियासी इंतकाम तो सियासतदानों से लिया जाता है। तो वो पहले तो ये क्लियर करें कि वो सियासी इंतकाम का, यानी ये इंतखाबी जलसे में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये बहस ही ऐसी बेतुकी बहस है जिसकी कोई भी लॉजिक नहीं है। क्योंकि देखिए, सियासतदान जो होता है वो सियासी इंतकाम नहीं लेता, बल्कि वक्त बताता है कि वो सियासी इंतकाम लेने के नतीजे में किस नतीजे पर पहुंचा है। और नवाज शरीफ जब वहाँ लाहौर आए थे, आपको याद होगा, मीनार पाकिस्तान पर, तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से ये बात कही थी कि मैं किसी से इंतकाम लेने नहीं आया और ना मैं इंतकाम की सियासत करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि बिलावल के पास, चूंकि जैसे मैंने कल भी आपसे ये अर्ज किया था कि बिलावल के पास और पीपुल्स पार्टी के पास बेचने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अवाम को जो है ना देने के लिए, अवाम को डिलीवर करने के लिए, अवाम की खारजा उमूर, खारजा पॉलिसी बताने के लिए, चलिए वो खारजा पॉलिसी ही बता दे ना। बात यह है कि मैं तो ये सवाल मेरा ये है कि
बिलावल साहब अपने खारजा वजीर जो रहे हैं 16 माह, वो यही बता दें कि जनाब उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और वो क्या कर सकते हैं खारजा उमूर में, तो और सियासत में वो क्या कर सकते हैं। तो बात यह है कि आप अपनी बात कीजिए, आप दूसरों के जिम्मेदार नहीं है। अगर फर्ज किया कि मैं एक लम्हे के लिए उनकी ये बात मान भी लूं कि नवाज शरीफ आके इंतकाम लेंगे, तो पहला तो सवाल ये बनता है कि वो किससे ये एड्रेस कर रहे हैं और किसको एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर वो सियासी इंतकाम लेंगे तो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, और आप और हम देखने वाले होंगे, हम देख रहे होंगे, तो हमें सब कुछ नजर आ रहा होगा कि सियासी इंतकाम है या नहीं है। ये डिटरमिन करने वाले या ये फैसला करने वाले या पहले से प्रिडिक्ट करने वाले अगर वो नजूमी है, तो मुझे नहीं पता कि वो सियासतदान से नजूमी बन चुके हैं। तो लिहाजा अगर वो नजूमी है तो मेरी बात समझ में आती है कि शायद कि वो सितारों की चाल बताकर सफीना की तरह और शायद कि कुछ हमें बताना चाहेंगे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सियासतदान है, तो सियासतदान को इतनी गैर जिम्मेदाराना बात और गैर यानी बचकाना बात है, चाइल्डिश नेचर की ये बात है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये इल्जाम लगाने से पहले, ये बात करने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए कि वो सियासतदान के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या कि नजूमी के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि कोई नजूमी तो है नहीं कि इनको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासी इंतकाम लेगा। वैसे अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब काफ़ी उनके शिकवे शिकायत हैं, उनको काफ़ी गिले हैं। तो क्या आप समझती हैं कि अगर उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो सियासी इंतकाम की बजाय वो मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलेंगे और ये सब कुछ छोड़ देंगे, या फिर सियासी इंतकाम को फ़रोग देंगे? अस्सलामुअलैकुम फराज, आई डू एग्री विद बिलावल। बिलावल चाहे हमसे छोटा है लेकिन उसने पाकिस्तान की सियासत को देखा है। नवाज शरीफ साहब के अंदर रिवेंज लेने की जो नेचर है वो कूट कूट कर भरी हुई है। वो हमेशा शिकायती मूड में होते हैं और शिकायती मूड में वही होता है जो कुछ उसके साथ हुआ है, उसका रिवेंज नहीं ले पाता है। तो वो शिकायतें तभी करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरे साथ हुआ। तो वो देखिए, आप नैगिंग तभी करते हैं जब आपकी कुछ नहीं सुनी जा रही, जब आपका शिकवे खत्म नहीं हो रहे होते, जब आप समझ रहे होते हैं कि आपकी साथ हुई ज्यादतियों का अजाला नहीं हुआ जा रहा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बारहा, अगर वो लंदन में थे तब भी, उनकी पिछली हुकूमतें चली गई तब भी, आप देखिए वो कंटिन्यूसली से वो नैग करते हैं। और अभी भी जब वो पाकिस्तान में लैंड किया तब भी उन्होंने नैग किया, और अभी वेरी रिसेंट उन्होंने फिर 5 जजेस के बारे में नैग करना शुरू किया। हाँ, अब उन्होंने हमारे जर्नल्स को बीच में से फॉर व्हाइल निकाल दिया है। उनको लगता है, आप मार्क माय वर्ड, नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में अगर आ जाते हैं, उनको पीएमशिप की कुर्सी मिल जाती है, वो रिवेंज लेंगे। वो पाकिस्तान की इसी अदलिया से, इसी पार्लियामेंट से ऐसे कवानीन पास करवाएंगे कि पाकिस्तान के 2 बड़े इदारे आपस में आमने सामने होंगे, जिसके आपको सिंबॉलिक किस्म के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अपने लोगों की आवाजें, उनके एटीट्यूड से आपको नजर आना शुरू हो गया है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, लेकिन अगर अगर वो सियासी इंतकाम लेंगे तो फिर कैसे मुल्क को आगे कैसे लेके चलेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास ये लास्ट चांस है फॉर लाइफ फराज। वो इस दफा वो तमाम वो काम कर गुजरेंगे जो वो जिंदगी में कभी पहले नहीं कर पाए थे। तो ये उनका लास्ट है। वो इस दफा वो अटेम्प्ट जरूर करेंगे, वो पाक अफवाज के इदारे पे जरूर अटैक करवाएंगे। कहां से? बजरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट सुना। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कहते थे हमने बाजवा को देके बिल्कुल ठीक किया एक्सटेंशन, अब वो वक्त की जरूरत थी, कौमी मफाद में था, नवाज शरीफ साहब ने कुरान पे हक लिया था। अब वो कल कह रहे हैं हमें तो, मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि ये डिजर्व करते थे आर्मी चीफ बनना, और उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, उस काबिल ही नहीं था कि वो आर्मी चीफ बनता। मतलब नवाज शरीफ सारे नाहल लोगों को हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुसलत करते रहे। इसका मतलब है जो अभी जो जनरल आसिम मुनीर है हमारे, इतने काबिल सोल्जर है, कल कला को इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते तो ये फिर आके कहेंगे कि ये तो इस पोजीशन के काबिल भी नहीं थे, इनको तो बनाना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसे किस्म की जो एक माइंडसेट देखे नहीं बदल सकता। पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ साहब वो लीडर जरूर बन चुके हैं जो चौथी दफा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर उनकी आदतें नहीं बदली जा सकती। अब वो 4 टाइम बन के पाकिस्तान के लोगों से रिवेंज लेंगे 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 और जरूर लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है, जो मैं पहले ना कर सका वो मैं अब जरूर करूंगा, तो वो लेंगे रिवेंज। ठीक है, रजा सईद साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आपके पास आना चाहूँगा कि
बिलावल साहब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों को काफ़ी इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि अगर आप इंतकामी सियासत से बचना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों से मैं कहता हूं कि मुझे वोट दें और वज़ीर-ए-आज़म बनाएं ताकि हम इस मुश्किलात से निकल सकें। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों को बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंगेज कर पाएगी? देखें, ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म की इसको मैं स्ट्रेटजी कहता हूँ और मेरा ख्याल है मैं 1 महीने से मुसलसल इस जानिब इशारा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर, उसमें उनकी मुकम्मल एफर्ट ये नज़र आ रही है कि वो किसी तरीके से अपने आप को पीएमएल-एन के मुखालिफ पिच करें। पीडीएम की जो शनाख्त 16 माह की एक बैगेज की सूरत में उनके साथ है, उससे अपने आप को अलहदा करें और फिर कोशिश करें कि उस वोटर को अपनी जानिब मुतवज्जा किया जाए जो इस वक्त डिसइनफ्रेंचाइज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं है और तहरीक इंसाफ के साथ जो कमिटेड वोटर्स हैं उनको एक अल्टरनेट की जरूरत है और वो अल्टरनेट बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में उनके सामने पिच हो रहा है। तो मैं इसको एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहता हूं और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पीएमएल-एन जिसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, वो इसके ऊपर कोई संजीदा रिएक्शन नहीं दे रही है। उनकी मरकजी क़यादत की तरफ से अभी तक बिलावल साहब के इन तमाम स्टेटमेंट्स के रिएक्शन रद्द-ए-अमल क्यों नहीं में ले रहे कोई फिर वो? ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है। मुझे कहने दें अगर आप, तो मैं ये भी कह यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि इस स्ट्रेटजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी ऑन बोर्ड है और वो भी इस बात से आगाह हैं कि पीपल्स पार्टी के पास ये टास्क है कि वो तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए इस नौयत के बयानिए का इस्तेमाल करें कि जिससे वो ना सिर्फ नून लीग के ऊपर अटैक करते हुए नजर आएं, बल्कि नून लीग की सियासत से बिल्कुल अपने आप को अलहदा करके और पीडीएम की शनाख्त से अपने आप को अलहदा करके पिच करें और यही काम वो कर रहे हैं। तो मैं तो पूरे नंबर दूंगा इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत को, खासतौर पर बिलावल साहब को, कि वो अपनी हिकमत अमली के ऊपर जो रोल उनको असाइन हुआ है इस इक्वेशन के अंदर, उसको वो बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। मैं तो इसको इस तरह से कहना चाहूंगा। जी लेकिन वर्ग जो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनको एंगेज कर पाएंगे, मतलब कि उनका वोट हासिल हो कर रहे पाएंगे? हैं, हो रहे हैं फराज, हो रहे हैं। देखिए, जब मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं इस बात हम्म। को, तो इसका इम्पैक्ट पब्लिक में भी जा रहा है और पब्लिक में ये मतलब अगर 100% वोटर मुतवज्जा नहीं हो रहा, 10% वोटर भी मुतवज्जा हो जाता है, तो उससे भी वो नतीजा निकल आएगा कि जिसके लिए सारी एफर्ट हो रही है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 से 15,000 वोट अगर एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो बैलेंस है रिजल्ट का, वो तब्दील होने का पोटेंशियल रखता है। तो इसलिए इस ठीक है। स्ट्रेटजी को और ज्यादा मैं एक्सट्रीम लेवल पे जाते हुए देख रहा हूँ। 8 फरवरी के करीब जाते जाते आपको इसमें और ज्यादा शिद्दत नजर आएगी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में। जी ठीक है, वारिस साहब आपके पास आऊँगा कि पीटीआई कारकुनों की हमायत के बयानिए से पीपल्स पार्टी या बिलावल को कोई नुकसान पहुंच सकता है या फिर बिलावल साहब अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? वो किसी न किसी तरीके पीटीआई का जो वोट है वो हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? मैं रजा साहब से टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं इसको इस तरीके से नहीं समझता। ठीक है। मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इससे पीपल्स पार्टी की जो कुछ सियासत है, देखिए पीपल्स पार्टी से मेरे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में एक लिबरल जमात के तौर पर पहचानी जाती है और एक ऐसी जमात के तौर पर पहचानी जाती है जिसने गोया के जमहूरियत के लिए किसी न किसी तरीके से काम जरूर किया है और उसका सबसे बड़ा जो हवाला है वो 18th अमेंडमेंट है, जो कि यानी आइन को अपनी असल शक्ल में वो लेके आए। तो जमहूरियत के हवाले से उनका काम है, यानी जमहूरी जमात के हवाले से काफी उनका वर्किंग है। और दूसरा ये कि वो एक लिबरल सोच के साथ जो है ना जानी जाती है एक जमात। तो लिबरल और जमहूरियत पसंद जो है ना कतई तौर से जो है ना वो यानी ये उनके नुकसान में जाएगा। यानी पीटीआई का वोट अगर वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं, यानी वो जो पीटीए है, क्या नाम है उसका, ताहिर कादरी साहब और ये वो तमाम लोग जो वही आके घिर गए। लेकिन सवाल ये है कि वोटर तो ये सवाल करेगा कि कल तक जो ये ताहिर कादरी जिसको आप मना रहे थे या जो आपके खिलाफ जो है वो कर रहा था धरना, या वो
पीटीआई का वो लीडर इमरान खान जो आपके खिलाफ धरना कर रहा था और आप अपोजिशन में बैठे हुए थे और आप उसको मना रहे थे, और वो आज और दरमियान में आपने गालियां भी दी, तो बात ये है कि और तजादात देखिए, यानी आपके सिंध के जो वजीर इत्तलात रह चुके हैं, कल वो ये कह रहे थे कि हम उन दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं जो कि 9 मई के दहशतगर्द हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके जो लीडर हैं बिलावल साहब, वो पंजाब में जाके ये कह रहे हैं कि मैं उनको जो है वो गले लगाना चाहता हूं और उनसे उनको इंतकामी का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी का जो वोटर है, जो कि इस वक्त उनको वोट देना भी चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी जो है ना ये एक फाश गलती कर रही है, और पीपुल्स पार्टी पॉलिटिकल जो है ना गलती करने की तरफ जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा कि आज बानी पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। 9 मई के 7 मुकदमात में उनकी जो बुरी जमानतें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो आज रिलीफ मिला है उनको आने वाले वक्त में किस हद तक बानी पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? में जो जमानतें थी वो बहाल हो गई हैं, सो मतलब एनी टाइम इमरान खान कैन बी आउट लीगली। वो निकल पाते नहीं निकल पाते वो एक सेपरेट चीज, लेकिन लीगली तौर पर वो अब आजाद है जेल के अंदर, वैसे ही उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आपने ये भी देखा होगा, पंजाब में 12 फरवरी तक जो है दफा 144 भी लग चुकी हुई है। और ये जो आप बाकी बातें करें कि इमरान खान को फायदा, दुनिया भर में कॉलम लिखवा कर भी नवाज शरीफ साहब जो है वो मकबूलियत इमरान खान से ऊपर नहीं ले जा पा रहे। मतलब जितना भी उन्होंने कहा नेक टू नेक कर दिया जाए, फिर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ब्रीच करने की जरूरत नहीं कर पा रहे। मतलब उन्होंने तो लिखा होगा कॉलम में, इसने लिखने वाले ने तो कहा होगा ब्रीच कर दी, वो कॉलम लिखने वाले एडिटर ने कहा होगा भाई इतना भी हम नहीं लिख सकते, कट करके नीचे करो, इतना मैनेज करो, जो होता है आपको सबको पता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आज आपने देखा उनके अपने हल्के में एक रैली निकली है, तंग गलियां होती हैं, आपने देखा है, बमुश्किल 1000-2000 बंदा था, और वो पीएमएलएन वाले ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं वहां पर। तो अल्लाह भला करे किसी एक जर्नलिस्ट का जो वहां पर छत पे चढ़ के उसने कवरेज कर ली और हमें असल विजुअल्स, वरना तो मैं भी बड़ी इंप्रेस होने लगी थी। तो वाह 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 वाह, तंग गली के अंदर इतने सारे लोग जुड़े हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी इकलौती और वो वहां आसपास, तो वो एक्सपोज हो गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपने हल्के में बहुत पतली हालत है। और दूसरी बात, अगला अगर रजा साहब कह रहे थे कि पीएमएलएन वाले उस ऑन बोर्ड हैं इस बयानिए के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जो है वो हिट करें हमें, तो ये गलती माजी में 2008 में आसिफ अली जरदारी ने की थी। पंजाब में एक ओपन प्लेटफॉर्म देके इमरान खान को, मैंने तब भी कहा था जरदारी साहब अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये समझ के कि हमारा वोट बैंक इमरान नहीं तोड़ेगा, ये तो नवाज शरीफ का तोड़ेगा। तो इमरान खान ने सारा स्वीप कर लिया था, जो है पीटीआई को, पीपीपी को उड़ा के रख दिया था। अब वही गलती अगर मैं मान लूं रजा साहब की, क्योंकि वो ज्यादा मुदब्बर है, वो मेरे से ज्यादा नॉलेज उनको पता है, वहां पर लिंक्स भी हैं, अगर ये पीएमएलएन ने ऑन बोर्ड लेके ये हरकत की है तो आपको मार्क माय वर्ड, ये आने वाले वक्त में हॉन्ट करेगी ये चीज पीएमएलएन को, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन का वोट तो मिल सकता है जो उनका अपना पुराना वोटर छोड़ के उनके साथ जुड़ा होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है ना, आई कॉल देम ज़ॉम्बीज, वो नहीं जाएगा पीपल्स पार्टी के साथ। हाँ, कई सिंपथाइजर उनको वोट डाल सकते हैं जहां उनका अपना कैंडिडेट नहीं है, वीक है, उनको लगे कि पीएमएलएन का तगड़ा वोट है, तो वहां हो सकता है कि वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। होता है, वो वेल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी वो सारी चलाकी भी आप डाल दें। अब वेल प्ले भी कर रहा है बिलावल और उसको भी कहे ये भी सारी चलाकी ना है, बहुत चलाकी करके जो है ना पीएमएलएन वाले उसको बता रहे हैं ऐसे करो, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी हालत पतली हुई पड़ी है मियां साहब की अपने हालत में। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा। आज बानी पीटीआई के जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया है, तो क्या इससे लगता है कि अब कोई ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, उनके लिए कोई जो रास्ते हैं वो हमवार हो रहे हैं बाहर आने के लिए? फराज, ये सारी सूरत हाल इस तरह से होती है कि अदालत में जब एक कोई हेयरिंग होती है, उसमें हेयरिंग में एक केस फाइल होती है, केस फाइल को लेकर वहां पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आते हैं और वो अपने दलाइल देते हैं, उन दलाइल की रोशनी में फिर वहां एग्जामिन करके वो फैसला करते हैं। तो इसके बारे में हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते कि ये कोई पॉलिटिकल मूव है या ये किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अदालत में जज के सामने कौन पेश हुआ, उसने क्या कागज रखा और उसने क्या दलाइल दी है, उसके ऊपर जज पाबंद होता है कि वो
जुडिशियस एक्सपीडिशन उसकी कर दे और उसको एक्सपीडाइट कर दे। तो अगर इसमें किसी की जमानत या केस जो है वो स्ट्रांगली प्लीड हो जाता है तो उसकी जमानत हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। जमानत का कानून भी पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है। तो वकील, जज, केस, दलाइल, इन 4-5 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी आउटकम आती है उस फैसले की सूरत में जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। अब इसको पॉलिटिकली बहरहाल एनालाइज किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन सर पे है और सियासी मुहिम चल रही है, तो तमाम जो नजरें लगी हुई हैं लोगों की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तजिए पर हैं कि क्या ये कोई तब्दील होती हुई सूरत हाल है, क्या खान साहब को किसी किस्म की कोई रियायत मिलने जा रही है। ये स्पेकुलेशन तो बनती है और ये बिल्कुल की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इसको पॉलिटिकली एनालाइज करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। जी ठीक है वारिस साहब, जैसे रजा साहब ने कहा कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये अदालतों के फैसले होते रहते हैं। पहले मतलब कि उनकी जो ज़मानतें थी वो खारिज की गई, आज जो है उनकी जो अबूरी ज़मानतें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कोई राहत दी जा रही है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और कोई ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है उनको? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जुडिशल सिस्टम जो है उसका एक अपना एक तकाजा है और उसमें कहीं आप देखें ना कि इमरान खान की जमानतें मनसूख भी हुई हैं और इमरान खान की जमानतें बहाल भी हुई। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इसको सियासी असिस्टेंट के तौर पर न देखा जाए और इसमें कोई स्पेकुलेशन इस तरीके से न पैदा की जाए कि कोई सियासी फायदा देना चाहता है या ये कि उनको कोई जो है ना सियासी अभी तक लाडला बनाए रखे हुए। मेरा ख्याल है कि अब और ये कि 22 दिन भी नहीं है, मेरे ख्याल में 2 ही हफ्ते हैं इलेक्शन में। 2 हफ्ते के इलेक्शन में जो है जब एक पार्टी जो है ना सिम्बल भी नहीं अपना ले पाई है और ये तमाम चीजें उसके साथ जो है ना जो इब्तिला है, मुश्किलात जो उसके साथ हैं, उसमें अगर वो जमानत हो भी जाएंगी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके के और इसके अलावा भी वो बहुत सारे मुकदमात में पहले से ही ऑलरेडी इंगेज है, यानी ऑलरेडी गिरफ्तार है। तो इनको जमानत मिलने से और न मिलने से उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक एक्सरसाइज होती है अदालत की, वो एक्सरसाइज अदालत करती रहती है। इसमें मेरा ख्याल है सियासी एंगल मेरे नुक्ते नजर से तो कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई सियासी फायदा ठीक होने है, जा रहा है। सफीना से पूछ लेते हैं। सफीना कहती थी कि 20 जनवरी के बाद बहुत कुछ होने वाला है, बड़ा मतलब क्या पेशरफ्त होगी, क्या ये असरात सामने तो नहीं आ रहे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था प्लूटो जो है पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं है, इमरान खान के हक में बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो इमरान खान की 20 तारीख के बाद जमानतें सारी बहाल हो गई हैं। जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब में दफा 144 लग गई है, मियां साहब की रैली निकली हुई है और क्या डर खौफ किस चीज का है। इलेक्शन वाले दिन भी दफा 144 में मतलब लोग दो लोग करके जाएंगे पोलिंग बोर्ड में। क्या कितने लोगों की, सॉरी मुझे पता नहीं कितने लोग अलाउ होते हैं जब दफा 144 लगती है तो इकट्ठे होने की 5-6 लोगों की शायद, आई एम नॉट 6-7 लोग श्योर। होते हैं। 6-7 तो मतलब कि पोलिंग वाले दिन इन्होंने मेक श्योर करना है कि कोई बाहर ना निकले वोट डालने के लिए। ये दफा 144 का नफाज जो है 12 फरवरी तक जो है वो क्यों किया गया है? जब मतलब जहां निकलेंगे पीटीआई की लंबी लाइनें होंगी वहां छापे मार के निकलो निकलो, यहाँ तो दफा 144 लगी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे और दूसरी तरफ लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। देखिए, इमरान खान की जमानतें जो है हमारे जजेस इतने सॉरी बड़े बहुत हम डंडोरा पीटते हैं पाकिस्तान की अदलिया आजाद मतलब के बड़े बब्बर शेर क्या नाम है जजेस, मैं नहीं मानती। तमाम चीजें बिहाइंड द सीन चल रही हैं। नवाज शरीफ ही लाडला नहीं है, लाडला कोई और भी हो सकता है और नवाज शरीफ लाडले को काउंटर करने के लिए भी कोई और लाडला दोबारा से बाहर आ सकता है। और अगर इमरान खान के पास सिंबल नहीं है तो फिर डर किस चीज का? आने दें उसको बाहर, मतलब होने दें। अब तो जमानत हो गई हो कि एनी टाइम वो जेल से बाहर आ सकते हैं, आने दें। डर किस चीज का भाई? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम करना चाहिए कि मुझे इस लफंडरे से क्या डर है जिसके पास ना पार्टी है ना निशान है, इसके आजाद लोगों को मैं देख लूंगा। तो डर तो नहीं होना चाहिए। एक तरफ जरदारी साहब पाए के सियासतदान, एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो एक लखंडरा सा लड़का क्या कर लेगा अपने आजाद कैंडिडेट के साथ? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इनका। तो डर किस बात का है? आने दे बाहर। ना उसके पास सिंबल है ना उसके पास अपने लोग हैं, खंबे खड़े किए हैं उसने। तो लेकिन उसके खंबों पास से डर रहे हैं वोटर्स हमारे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान। ठीक है, रजा साहब आपके पास आऊँगा। जैसे सफीना ने भी कहा कि उस मौका पर
दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है पंजाब में, जबकि इलेक्शन जो हैं वो सिर्फ चंद दिन की दूरी पर हैं, सिर्फ 14 से 15 दिन बाकी हैं और तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने रैलियां भी करनी हैं, जलसे भी करने हैं। तो इस मौका पर 144 का नफाज आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या दफ़ा 144 का नफाज जो है सियासी सरगर्मियों पर भी होगा, रैलियों और जलसों पर भी? रजा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से रजा साहब कट ऑफ हो चुके हैं। वारिस साहब, आपसे ये सवाल करूंगा कि इस मौका पर जो दफ़ा 144 नाफज की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? तो का नफाज है वो तो मेरे ख्याल में हमेशा से अंग्रेज के दौर से जो है ना वो गैर मुनासिब ही मैं इसको समझता हूँ। मैं दफ़ा 144 को जो है ना कभी भी मैंने इंडोर्स नहीं किया, इसलिए कि ये दफ़ा 144 का मकसद ही ये होता है कि आप पॉलिटिकल लोगों को प्रेशराइज करें और जो है वो आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश करें। तो चाहे किसी भी तरीके की दफ़ा 144 कोई भी बहाना लेकर आप लगाएं, वो कोई किसी भी जमहूरी मुल्क में ये इसका उसको दुरुस्त नहीं समझा जाता, किसी भी जमहूरियत में दुरुस्त नहीं समझा जाता। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि वो जो सफीना का ख्याल है ना, तो वो सफीना शायद एग्जिटेट कर रही है चीजों को। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो दफ़ा 144 जो है ना वो 1 घंटे पहले भी मसा हटाई जा सकती है और रात को भी हटाई जा सकती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो दफ़ा 144 हटा लेंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। इसमें जो है, और दफ़ा 144 में 7 आदमी नहीं होती, 5 आदमियों के से ज्यादा अगर होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। दो थोड़ा पीछे खड़े हो जाए तो कोई मसला तो नहीं वैसे। बाकी हाँ, बाकी ये बात इस सही। मौका पर दफ़ा 144 से जो सियासी जमातें अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, जैसे आज मियाँ साहब ने रैली निकाली है, तो फिर वो तो मुतासर होंगे ना, कैंपेन कैसे करेंगे? नहीं, मैंने तो फराज पहले ही आपसे ये अर्ज किया ना कि देखिए ये बिल्कुल जिद है। यानी आप रियासत जो है वो पता नहीं किन खिलंडरों के हाथ में आ जाती हैं ऐसे तमाम चीजें कि आप एक तरफ दफा 144 लगा रहे हैं, एक तरफ रैली की इजाजत है, एक तरफ जलसे की इजाजत है, एक तरफ जो है ना और दीगर एक्टिविटीज हैं उनकी इजाजत है। तो यार ये कोई माकूल आपकी समझ में आती है? कोई लॉजिकल बात होती है इस रियासत में? नहीं, कोई कोई समझ माकूल नहीं आदमी आ रहा। बैठा हुआ है क्या इस रियासत में? कुछ समझ में नहीं आता कि आप आवाम को भी उलझाते हैं और आप अपनी हंसी भी उड़ाते हैं। भाई ये तो दफा 144 लगा लीजिए, ओके लगा लें ना, आप फिर जल्द से भी खत्म करें, रेडियो भी खत्म करें, हर चीज खत्म कर दें। ये तो करें इस पर अमल। ना आप अमल करते हैं, ना आप इजाजत देते हैं। तहरीर तकरीर की इजाजत 19 आइन के 19 और 19A में है, उसके आप इजाजत नहीं देते, उसके खिलाफ काम करते हैं। वही अंग्रेज का, वही जो 1935 का आर्टिकल दफा 144 है आज तक चलता चला रहा है। आपने बहुत सारी चीजें तो जो है ना अपने गले में तौक के तौर पर पहन रखे हैं, वो भाई जान छोड़ा है इन चीजों से। ये 2024 है भैया, ये 1935 नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे नौजवानों को, हमारे जमहूरी दोस्तों को, हमारे सियासी दोस्तों को आजादी राय का, आजादी इजहार का मौका मिलना चाहिए। और वो, हाँ, उसमें जो है ना अगर वो कोई कानून शिकनी कर रहे हैं, आप जरूर कानून शिकनी में तो दफा 144 लगाए या ना लगाए, वो वैसे भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये जो आपने टंटा लगा रखा है, मैं तो समझता हूँ दफा 144 का कानून ही पाकिस्तान से एबॉलिश होना चाहिए। ये सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सफीना, आपके पास भी इसी सवाल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफीना साहिबा, इसी सवाल पे आपके पास आऊँगा कि जो ने दफ़ा 144 का नफाज हुआ है, जो दफ़ा 144 लगाई गई है पंजाब में, उससे सियासी जमातों की कैंपेन पे क्या असर होगा और किस हद तक मुतासर हो सकती है? फ्रांस, ये सियासी जमातों के लिए नहीं लगाई गई है, फॉर गॉड्स सेक, हैव अ हार्ट।
ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आजाद कैंडिडेट्स के लिए लगाई गई है, वरना अगर दफा 144 का नवाज होता तो मियां साहब तो अभी तक जेल में होते, अरेस्ट हुए होते। यार क्या हो गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस वक्त जेल में होती। लाहौर में रैली निकाली है उन्होंने चंद 1-2 हजार लोगों के साथ, तो वो तो ऐसा ना करें। वो एक्चुअली में इमरान खान साहब ने संडे को कॉल दी है कि तमाम लोग जो है वो बाहर निकलें और बाहर निकल के कैंपेन करें, तो उनके डर से ये दफा 144 लगाई गई है, जिसको कहा गया है कि ये आज से लेके 12 फरवरी तक इम्प्लीमेंट होगी। मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मैनेज करने के लिए दफा 144 होगी। उनके आप देखेंगे कि एक तरफ पीटीआई के लोग 10, 12, 50, 60 पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ 10 लोग खड़े होंगे, वो पीएमएलएन के होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे, एसएम पार्टी को उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा होगा। तो जो ही अगर लॉट ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों की निकल आई इमरान खान को वोट देने के लिए, तब भी उनको मैनेज करने के लिए यूज होगा आर्टिकल, जो भी कानून, जो भी आपकी दफा है 144। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए है। अहमद मुल्ले को फिक्र ना करें आप, मियां साहब महफूज हाथों में है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी महफूज हाथों में है, बिलावल भी महफूज हाथों में, सबके सब चलें महफूज हाथों ठीक है में। ये जी, सिर्फ चलें दफा ठीक है जी, वक्त हुआ यहाँ 144 पे जो है एक छोटे से पीटीआई ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन वी टॉक। वारिस साहब, आपके पास आऊँगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा है अलीम खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करेंगे, और बाज़ उम्मीदवारों के साथ हमारा राब्ता भी हो चुका है और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके पास ही आएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर आईपीपी या फिर पीपल्स पार्टी का रुख कर सकते हैं? देखिए, मैं फराज इसको समझता हूँ कि अलीम खान की, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? फराज, जी जी, आवाज आवाज़ आ आ रही रही। है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अलीम खान साहब की ये जो है ना इंतहाई गैर दानिशमंदाना बात है, और ये गैर सियासी अप्रोच है, और वो एक गैर सियासी फर्द के तौर पर मुझे आज नजर आया अपने बयान में। देखिए, सियासतदान जो होता है ना वो कभी भी अपने पत्ते जो है ना शो नहीं करता, और एक अच्छे और जीरिक सियासतदान की ये पहचान होती है कि वो आखिर दम तक, जब तक के कोई हतमी नतीजे पर ना पहुंचे, उस वक्त तक अपने पत्ते बाहर नहीं लाता। तो ये जो एक बचकाना सी बात कह दी कि भाई आप किस तरह के तरीके से शेयर कर सकते हैं कि आप जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं ये क्यों कह रहे हैं। ये पाकिस्तान पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवारान है, उनको जो है वो एक, जिसको कहना चाहिए चारा डालना, घास डालना, ये एक चारा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपको जो है ना कहीं और कोई कबूल नहीं करेगा, तो लिहाजा बेहतर है कि, और इससे इससे ज्यादा एक और अहम बात है, वो ये कि इसके अंदर ही वो असल में पीटीआई के अंदर या पीटीआई के जो भी वर्कर हैं या जो भी सपोर्टर हैं, उनमें एक मायूसी पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो टैक्टिस है ये असल में बदनीयती की टैक्टिस है, ये कोई सियासी टैक्टिस नहीं है। बात ये है कि सियासतदान जो है ना सियासी मैदान में मुकालबा करता है। ठीक है, पीटीआई हार सकती है, पीटीआई जीत सकती है, पीटीआई आपके लिए जो है ना खतरा बन सकती है और नहीं खतरा बन सकती। तो उस, अगर जो नहीं बन सकती पीटीआई खतरा, तो आप अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से ये साबित करें कि वो आपके लिए खतरा नहीं है, और इसी तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये साबित करे कि वो नहीं जीत सकते। तो बात ये है कि ये जो इबहाम पैदा करना होता है, लोगों में शक व शुबात पैदा करना होते हैं, और दूरी, इंतखाबाती अमल से दूरी पैदा करना होता है, मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत की जो कोई खिदमत नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअलिटी तो इसमें नजर आती है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल सिस्टम की कोई खिदमत नहीं है जो अलीम खान साहब का बयान है। नहीं, अगर उन्होंने ये बड़ा दावा किया, अगर तो मतलब फ़र्ज करें उनके साथ कोई राब्ते में है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इक़दाम करने पड़ेंगे फिर? मैं ये कह रहा हूँ ना कि तहरीक इंसाफ के जो कैंप है उसमें ये इंतशार और एक जो इबहाम पैदा करना या कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। अब देखिए,
मिसाल के तौर पर उन्होंने ये बयान दिया, अब तहरीक इंसाफ पूरी अपनी लिस्ट लेकर और मार्क करती रहे, यार ऐसा तो नहीं कि ये आदमी चला जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ये आदमी चला जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ये आदमी चला जाएगा। यानी उनको कंफ्यूज करने का एक तरीका कार निकाला गया है मेरे नजदीक। मैं कोई पीटीआई की हिमायत में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये टैक्टिस गलत है, ये टैक्टिस ही गलत है। ये टैक्टिस जो है ना नेगेटिव टैक्टिस है, और सियासत में नेगेटिव टैक्टिस कभी भी काम नहीं आती। आज आप इमरान खान को देख लें कि उन्होंने सियासत में आकर नेगेटिव टैक्टिस इख्तियार की, तो आज किस मुसीबत और मुश्किलात का शिकार है। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि ये सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, क़यादत को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये सिर्फ एक चारा डाला जा रहा है, या फिर हो सकता है कि इनके साथ कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो राब्ते में हो? क्योंकि इन लोगों को समझा जाता, पीपल्स पार्टी और इन लोगों को समझा जाता है कि आज़ादों के जो हैं वो बड़े माहिर हैं, माहिर समझे जाते हैं। वैसे पीटीआई के जो आजाद कैंडिडेट हैं वो भी राब्ते में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी वजह कि ये लोगों के, पीटीआई के लोगों के अंदर मायूसी पैदा करने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं ताकि वो वोट ही न डालें अपने कैंडिडेट को। जब वो वोट ही नहीं डालेंगे, घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे कि इन्होंने तो जाके उधर मिल जाना है, तो वो फायदा डेफिनेटली जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तीसरी चीज जो मुझे तहरीके इंसाफ के ऊपर एतराज है वो ये है कि वो कुरान पाक पे हल्फ ले रहे हैं यार। तो गॉड सेक, दीन को बीच में आप मिलाइन कर रहे हैं, कुरान पाक को लेकर हल्फ ले रहे हैं लोगों से। आपका क्या मतलब है? मार्क माय वर्ड, ये जो लोग भी कुरान पाक पे हल्फ दे रहे हैं, देख लीजिएगा ये किसी न किसी चंद की तरफ टिल्ट करेंगे, तो फिर उस वक्त इनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं होगा हमारे रब का। तो इन लोगों को इंसान इनको कहें बने रहें, ये कुरान पाक पे हल्फ मत दे। पाकिस्तान की रियासत की खातिर हो सकता है इनका लीडर ही कहे ये जो टिल्ट करें आप सारे के सारे उस तरफ, तो फिर जो ये जिन्होंने कुरान पाक उठाया है उधर क्या बनेगा? फिर आप मुझे बताएं, आप ये कुरान पाक अगर हल्फ उठाने की बजाय अवाम से हल्फ लें, अवाम को हल्फ दें अपना कि हम आपके लिए वोट ले रहे हैं, अपने लीडर के लिए वोट ले रहे हैं, हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। कुरान पे हल्फ लेने की क्या जरूरत है? कुरान को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है यार? ये इन लोगों ने पलट जाना है, इन लोगों ने बिकना भी है, इन लोगों ने झुकना भी है, इन लोगों को जहां जिसने कहना है इन्होंने उधर जाना भी है। तो गॉड से कुरान पे हल्फ लेने का ये जो गलीज हरकत जो भी कर रहे हैं ना, इसको बंद होना चाहिए। फिर हम कहते हैं दीन को बीच में ले आते हैं, गलत कर रहे हैं जो कुरान पे हल्फ लिए जा रहे हैं, गुनाहगार झूठे लोग हैं जो कुरान पे हल्फ ले रहे हैं, इन्होंने बिकना है। कुरान को क्यों मलाइन कर रहे हैं, क्यों हमारे दीन का मजाक बना रहे हैं ये लोग? फिर कल को ये जब बिक जाएंगे तो हम कल को किसी कुरान के हल्फ के ऊपर बिलीव करेगा? वो क्या ये झूठा उठा रहे हैं, आप क्यों हमारे दीन का मजाक उड़ा रहे हैं? ठीक है वारिस साहब, आपके पास आऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो टिकट दिए हैं इनमें ज़्यादातर जो है वो नए चेहरे सामने आए हैं। मतलब कि जो पार्टी के पुराने वर्कर्स थे उनको इग्नोर किया गया है और नए चेहरे सामने आए हैं। तो ये जो जिनको टिकट दिया गया है, मतलब कि क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का ये जो फैसला है दुरुस्त है? क्या वो स्टैंड कर पाएंगे इलेक्शन के बाद, पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि एक आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि चौधरी इफ्तिखार ने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी। चौधरी इफ्तिखार यानी जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक जस्टिस पार्टी बनाई। तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई अब जस्टिस पार्टी बन गई है। जस्टिस से मुराद मेरी ये है कि वुकला की जमात बन गई है, ठीक है ना। और वुकला की आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई जमात थी नहीं। तो पहली मर्तबा मुझे लग रहा है कि पीटीआई ने वुकला को एक सियासी जमात दी है, और पीटीआई का कलर जो है वो उतार कर और जस्टिस पार्टी बनने की तरफ जो है वो ले जा रहे हैं। और यही वजह है जिसका आपने सवाल किया कि नए चेहरे क्यों लाए जा रहे हैं। नए चेहरे वही लाए जा रहे हैं जिनको वो वुकला जिनकी भागदौड़ पीटीआई ने यानी उनके जो भी कायद है या जो भी उनके बानी है, उन्होंने जो है ना, चूंकि यानी वुकला के हाथ में या वुकला के जो भी उनके जिम्मेदारान हैं, उनके हाथ में जो अपनी वो पार्टी की जो
बागडोर दे दी है, तो वो अपने हिसाब से फिर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान पीटीआई का ये होने वाला है या होने जा रहा है कि चूंकि उनका बानी चाहे उससे मैं कितने शदीद इख्तलाफ करूं, मेरा पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा जाती इख्तलाफ नहीं हो सकता उससे, मैं उसकी जात के हवाले से इख्तलाफ नहीं कर सकता। लिहाजा पॉलिटिकल इख्तलाफ को पॉलिटिकली तौर से डील किया जाना चाहिए। चूंकि मैंने ये बारहा आपसे कहा है, हमेशा मैं कहता रहता हूं कि इमरान खान बहुत माजरत के साथ, चूंकि पॉलिटिकल नहीं है, खुद भी उनको पॉलिटिक्स की अलिफ बे का नहीं पता, लिहाजा उनको ये कतई शऊर नहीं है कि पार्टी कैसे बनाई जाती है, पॉलिटिकली कैसे चला जाता है, मूव कैसे की जाती है, किस किस मूव से कौन कौन से फायदे उठाए जा सकते हैं और किस किस मूव से करने से कौन कौन से नुकसान आते हैं। लिहाजा उनको इदराक नहीं है, सियासी शऊर नहीं है, सियासी दानिश नहीं है उनके पास। वो चाहे जाहिर है कि खिलंडरे आदमी है, वो खिलंडरे तरीके से जो ना पार्टी चला रहे हैं, लिहाजा उसका यही असर होना है कि नए नए चेहरे आएंगे और वकील जो दिल चाहेंगे वो करेंगे, और आखिर में जब ढाक के 3 पात की तरह जब आप बैठ जाएंगे तो आप रोएंगे, धांधली धांधली करते रहेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और नारा नहीं हो। ठीक है सफीना, जैसे वारिस साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नुकसानदा होगा, मतलब कि वकला के हाथ में बागडोर तो दे दी लेकिन वो फैसले खुद कर रहे हैं। इस हवाले से बानी पीटीआई ने भी कहा कि टिकटों के हवाले से मुझसे मुशावरत मतलब कि उस तरह से नहीं की गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा टिकटें थी तो कुछ टिकटों के हवाले से मुझसे मुशावरत की गई, लेकिन ज़्यादातर नए चेहरे सामने लाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से। तो ये फैसला किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकता है? क्या वो स्टैंड कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ? देखिए, सियासत में ना सब बिकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग बिके हैं, पीपल्स पार्टी के लोग बिके हैं, बड़े बड़े नाम भी बिके हैं और बड़े बड़े नाम जो है वो लीडरान को छोड़ के भागे भी हैं। मैं नए लोगों को बुरा इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि वो नए हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो नए हैं, वो नजरियाती नहीं है, वो जल्दी बिकेंगे, जल्दी टूटेंगे और जल्दी बिखरेंगे भी। ये मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि एक तो वो आइडियोलॉजिली की तरह जिसको बोलते हैं ना, हम अपने लीडर के साथ नजरियाती तौर पर रिलेट कर पाते हैं, वो नहीं है। और ये वकील हैं और ये वो मम्मी डैडी टाइप के ही लोगों में कंसीडर करेंगे इनको। कल को अगर इमरान खान बाहर निकल के ये अपने इंडिपेंडेंटली जाते हैं, मिल जाते हैं, कल को इमरान खान बाहर आते हैं, अपनी पार्टी में दोबारा इनको फोर्स करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा चंक दोबारा अलहदा हो जाएगा। जो आज आजाद लड़ रहा है उनकी रूट्स बन जाएंगी, आगे वो किसके साथ मिलते हैं वो अपना फ्यूचर का फैसला बहुत जल्द कर लेंगे। लेकिन इमरान खान को अल्टीमेटली दोबारा या तो अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीगेन करना पड़ेगा या किसी नई पार्टी को लेके आना पड़ेगा, तो तभी उनके लोग उनके साथ खड़े होंगे। ये लोग तो अभी इमरान खान साहब भी उनको पता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा हूँ, उनको नहीं पता कि कौन कौन से लोग आके उनके नाम पे लड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी भी जो सियासत है वो स्टेक पे लगी हुई है। उनको भी इस वक्त ये बहरहाल इमरान खान की क्या कहते हैं नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि इमरान खान इसलिए नुकसान में नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो नाम इमरान खान का यूज करके इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो इमरान खान के नाम से वोट लेकर असेंबली में जाने की ख्वाहिशमंद है। अब अगर इमरान खान के नाम पे वोट डल जाता है तो ये सिंबॉलिकली भी ये भी इमरान खान की जीत होगी। लेकिन अगर वो नहीं इमरान खान के साथ रह पाते तो इसमें नुकसान इमरान खान का नहीं होगा, क्योंकि कल को किसी और को इमरान खान अपने साथ खड़ा कर लेंगे तो वोट बैंक उनका हो जाएगा। उनके पुराने लोग जो छोड़ के अभी आइसोलेट हो गए हैं या जिन्होंने विड्रॉ करा लिया दोबारा इमरान खान के साथ यूनाइटेड हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको पॉइंट आ गया है। होगा। प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।